उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। चलिए रहनुमा साहब, इमरान ने चमन की तरफ देखते हुए कहा और चमन ने इनकी सारी से दांत निकाल दिए। फिर बाहर निकलकर उसने जोसेफ को भी साथ ले लिया। हमारे भी हैं रहनुमा, कैसे कैसे। इमरान ने चलते चलते गाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी ने कुछ जवाब ना दिया तो फिर झीम कर खामोश हो गया। न जाने क्यों वो अब बगैर किसी मकसद के हमाकतें कर जाता था। शायद ये चीज़ उसकी फितरत में दाखिल हो चुकी थी। फिर वो अपने कमरे में पहुंच गए। जोसेफ ने तो कमरे में पहुंचते ही अपने सामान से, जो इनसे पहले उनके कमरों तक पहुंच चुका था, शराब की बोतल निकाली और पीना शुरू कर दी। इमरान ने पहले गुस्ल किया और फिर बिस्तर पर लेटकर इस वाक़या के मुतालिक सोचना शुरू कर दिया। सोचते सोचते उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया और फिर चंद लम्हों बाद वो दुनिया और माफिया से दूर ख्वाबों की हसीन वादियों में खो गया। बोतल खाली हो जाने के बाद स्याहपोश कुर्सी से उठा। उसने स्याह लिबादा उतार दिया। लिबादे के नीचे एक अच्छी किस्म का सूट मौजूद था। उसने लिबादा कमरे की दीवार के साथ खड़ी हुई एक वार्डरूम में लटका दिया और ख़ुद कमरे से बाहर निकल आया। अब वो गैलरी में था। फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ गैलरी के आखिरी कोने की तरफ चला गया। गैलरी के इख्तिताम पर एक साइड में एक दरवाज़ा था, वो भी बंद था। उसने 3 बार मखसूस अंदाज में दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे के दरमियान से एक छोटा सा सुराख हो गया। सुराख की पल्ली तरफ कोई आंख उसे देख रही थी। फिर दरवाज़ा पे आवाज़ खुलने लगा। ये भी एक बहुत बड़ा हॉल था। इस हॉल में बड़ी बड़ी देवहेकल मशीनें लगी हुई थी। हॉल के दरमियान में एक बहुत बड़ी मशीन फिट थी, जिस पर तकरीबन 15 आदमी काम कर रहे थे। ये मशीन पत्थर कूटने वाली मशीन से कतरे मिलती जुलती थी। उसकी खौफनाक गिड़गिड़ाहट से सारा हॉल गूंज रहा था। ये मशीन ज़मीन की गहराइयों से मिट्टी के बड़े बड़े ढेले निकालती। फिर वो ढेले मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ी तेज़ी के साथ गर्दिश करने लगते। मशीन की एक साइड पर एक काफ़ी बड़ा मीटर नस्ब था, जिसके डायल पर लगी हुई मुख्तलिफ सुइयाँ थरथरा रही थी। एक नौजवान मुस्तकिल तौर पर इस मीटर पर खड़ा सुइयों के इर्ताश को बगौर देख रहा था और वो फ़क्तन फ़ौक्तन वो नंबरों को हाथ में पकड़ी हुई छोटी सी कापी पर नोट भी कर लेता था। हॉल में दाखिल होने वाला नंबर 2 तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ सीधा इस नौजवान की तरफ बढ़ता चला गया। वो इसके करीब आकर रुक गया। मीटर पर काम करने वाले नौजवान ने चौंक कर उसे देखा। फिर इंतहाई मौतबाना अंदाज में सलाम किया। मिस्टर सेठी, क्या पोजीशन है? नंबर 2 ने पूछा। बहुत सॉफ्ट गहराई तक कुछ नहीं है। इसकी बहुत 300 फुट की गहराई में चंद जर्रात मिले हैं, लेकिन वो भी नाकारा हैं। आगे 50 फुट तक चेक किया जाना है। नौजवान ने जिसे सेठी के नाम से पुकारा गया था जवाब दिया। नंबर 2 ने बगैर मीटर की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो कंधे छटकता हुआ आगे बढ़ गया। हॉल के आखिरी सिरे पर एक दरवाज़ा था। वो दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक देने लगा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुल गया और एक स्टीन गन की नाल उसके सीने पर आ लगी। शैतान! स्टीन गन बरदार ने, जो एक कवि हेकल गुंडा था, धीरे से कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान, नंबर 2 ने जवाबन कहा और स्टीन गन का रुख बदल दिया। वो गुंडा अदब से एक तरफ हट गया। नंबर 2 अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था, जिसका दूसरा दरवाज़ा ऊपर छत के करीब लगा हुआ था और दरवाजे तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ दरवाजे तक पहुँच गया। यहाँ भी इसने वही मखसूस दस्तक दी और फिर पहले की तरह दरवाज़ा खुलते ही एक स्टीन गन की नाल उसके सीने पर आकर टिक गई। शैतान! स्टीन गन बरदार ने बड़बड़ाया। 10 करोड़ में 2 शैतान, नंबर 2 ने उसी लहजे में कहा और स्टीन गन का रुख बदल किया। वो दरवाज़ा क्रॉस कर गया। अब वो एक वसी अरीस मैदान में था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सड़कें बनाने वाली मशीनें, पत्थर ले आने और ले जाने वाली मशीन और इस किस्म की दूसरी मशीनें काम कर रही थी। इस मैदान में आसमान नजर नहीं आ रहा था। मैदान के ऊपर छत थी, लेकिन यह मैदान भी इंजीनियरिंग का आला नमूना था। मैदान की साइडों पर इमारतें तामीर की जा रही थी। नंबर 2 ने एक लम्हे के लिए चारों तरफ देखा। फिर वो मैदान के एक कोने की तरफ बढ़ गया, जहाँ एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था। चंद लम्हे बाद वो कैबिन में पहुँच गया। कैबिन में मौजूद 2 अफराद उसे देखकर मौतबाना तौर पर उठ खड़े हुए। हेलो, नंबर 2 ने लबों पर कदरे मुस्कुराहट लाते हुए कहा और इन दोनों ने भी जवाब में हेलो कहा और फिर नंबर 2 एक कुर्सी पर बैठ गया। वो दोनों भी इसके सामने कुर्सियों पर बैठ गए। कुर्सियों के दरमियान एक ऑफिस टेबल मौजूद थी। इस पर एक बहुत बड़ा नक्शा फैला हुआ था, जिस पर सुर्ख और स्याह रंग में बेशुमार निशानात बने हुए थे। नंबर 2 नक्शे पर झुक गया। चंद लम्हों तक वो बगौर नक्शे को देखता रहा। कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? नंबर 1 ने इनमें से एक से मुखातिब होकर पूछा।
बॉस, इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कम से कम 14 दिन लग जाएंगे। और इस आदमी ने जवाब दिया, ये तो बहुत ज़्यादा अरसा है कुमार, मैं चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जितनी जल्दी हो सके मुमकिन हो जाए। नंबर 2 ने अपने चेहरे पर नाकावारी के तासुरात लाते हुए कहा, लेकिन बॉस, ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा अहम है, मैं नहीं चाहता कि जल्दी की वजह से इस काम में कोई खामी रह जाए। इस आदमी ने, जिसका नाम कुमार था, मौतमाना लहजे में कहा, ये सही है मिस्टर कुमार, लेकिन आपको इल्म है कि हम इस वक्त कितनी ख़तरनाक पोजीशन में हैं। किसी भी लम्हे हमें ट्रैप किया जा सकता है, फिर हमारी 2 साल की मेहनत पर मुकम्मल पानी फिर जाएगा। पॉइंट नंबर 14 की तकमील से कम से कम हमें ये तो एतमीनान हो जाएगा कि हमें इस मामले में ट्रैप करने में कोई कामयाब ना हो सकेगा। नंबर 2 ने कहा, ठीक है बॉस, ये पहलू मेरे जहन में नहीं आया था, मैं अपनी पूरी तवज्जो इस प्रोजेक्ट पर लगा दूंगा और मुझे उम्मीद है कि दिन रात काम करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिनों में उसे मुकम्मल कर लूँगा। कुमार ने कहा, ओके। नंबर 2 ने मुतमईन अंदाज में कहा, मिस्टर मैकेलम, कितनी हाइपर मशीनें इस वक्त काम कर रही हैं? नंबर 2 ने दूसरे नौजवान से मुखातिब होते हुए कहा, बॉस, 10 आदमी ये मशीनें लिए 24 घंटे जंगल में मौजूद रहते हैं। वैसे तो पिछले 1 महीने से ममनुआ इलाके के करीबी कोई शिकारी नहीं भटका। दूसरे नौजवान ने, जिसका नाम मैकेलम था, नंबर 2 को निहायत मौतबाना लहजे में जवाब दिया, ठीक है, फिर भी होशियार रहें और अगर ऐसी कोई बात हो तो मुझे ज़रूर इत्तला दें। नंबर 2 ने तहमकाना लहजे में कहा, बहुत बेहतर बॉस, मैकेलम ने जवाब दिया और फिर नंबर 2 वहाँ से उठा और कैबिन से बाहर निकल गया। डिनर टेबल पर इमरान का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा था। इस इंतज़ार में नवाब साहब से ज़्यादा उनकी बेटियां और भांजियां भी चैन थीं, क्योंकि इस्तकबाल के वक्त ही इमरान की हमाकतों ने इनके लिए दिलचस्प सामान तफरीह मुहैया कर दिया था और इन सब ने मिलकर फैसला किया था कि इस अहमक आदमी को और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाए। मुलाजिम इमरान को बुलाने गया हुआ था, चनाचा थोड़ी देर बाद इमरान कमरे में दाखिल हुआ। उसने डिनर सूट की बजाय स्लीपिंग सूट पहना हुआ था। इमरान के चेहरे पर अहमकाना मुस्कुराहट आया थी और फिर चेहरा तो था ही हमाकतों की आमाज का। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता मेज़ की तरफ आया। नवाब साहब ने उसे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। इमरान का लिबास देखकर उनके चेहरे पर नाकावारी के तासुरात उभरे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। इमरान कुर्सी पर बैठ गया। चारों लड़कियां उसे बगौर देख रही थी। इमरान ने पहले चारों तरफ नजरें घुमाकर कमरे को देखा, फिर जैसे ही उसकी नजरें मारूक से टकराई, वो शर्माकर अपनी जगह से मट गया। उसकी अदाकारी में इतनी बेसाख्त की थी कि महसूस ही नहीं होता था कि ये सब कुछ अदाकारी है। उसे शर्माता देखकर लड़कियों के चेहरे हंसी से सुर्ख हो गए, लेकिन नवाब साहब की वजह से वो खुलकर नहीं हंस सकती थी। मुलाजमों ने टेबल पर खाना सर्व करना शुरू कर दिया। अंकल, मेरे ख्याल में खाने से पहले तारुफ हो जाए तो बेहतर है, अचानक शगुफ्ता ने कहा। इससे पहले कि नवाब साहब जवाब देते, इमरान बोल पड़ा, मोहतरमा, मैं समझा नहीं, क्या ये किसी नई डिश का नाम है या कोई मखसूस वर्जिश है जो खाने से पहले ज़रूरी है? इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। क्या मतलब? नवाब साहब उठे कर लड़कियों का चेहरा सवालिया निशान बन गया। मेरा मतलब है, आपने कहा था कि खाने से पहले तारुफ, इमरान ने शर्माते हुए कहा और लड़कियों से अपने कह के जब्त ना हो सके वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और नवाब साहब भी बेसाख्ता मुस्कुरा पड़े। इमरान महफिल का ये रंग देखकर और ज़्यादा चीम गया। उसका ये चींपना लड़कियों के लिए और भी कयामत हो गया। हंसते हंसते उनके पेट में बल पड़ रहे थे कि अचानक नवाब साहब संजीदा हो गए और उन्होंने लड़कियों को डांटते हुए कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या यही तहसीब है जिसका मुजाहिरा आप कर रही हैं? नवाब साहब ने कहा और लड़कियों ने मजबूरन अपने गहकों का गला घोंट दिया, लेकिन इनके चेहरे अब भी सुर्ख थे। इमरान हर चीज़ से बेपरवाह इस तरह खाने पर डटा हुआ था जैसे वो ज़िंदगी में पहली बार खाना खा रहा हो। खाने के दौरान छुरी कांटे का इस्तेमाल वो जिस तरह कर रहा था वो मुसीका खेज ज़रूर था। वो छुरी को बाएं हाथ में पकड़े हुए था और कांटा दाएं हाथ में था। वो जब छुरी से गोश्त काटने में नाकाम हो जाता तो एक लम्हे के लिए चोर नजरों से चारों तरफ देखकर कहीं कोई देख ना रहा हो और फिर फुर्ती से कांटा रखकर हाथ से गोश्त की बोटी मुंह में रख लेता। लड़कियां कुनखियों से ये तमाम ड्रामा देख रही थी, लेकिन नवाब साहब की वजह से वो अपने आप पर जबर किए बैठी थी। खुदा खुदा करके खाना ख़त्म हुआ। वो सब मेज़ से उठ खड़े हुए। इमरान ने रुमाल से हाथ साफ़ करने की बजाय अपनी शर्ट के दामन से साफ़ कर लिए। नवाब साहब के चेहरे पर यह बदतमीज़ी देखकर इंतहाई गुस्से के आसार पैदा हो गए और वो मुंह से तो कुछ ना बोले, अलबत्ता गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अब लड़कियों की बन आई। उन्होंने इमरान को चारों तरफ से घेर लिया।
इमरान के चेहरे पर परेशानी के आसार साफ नुमाया थे। उसकी हरकतों से क्लास से ऐसा मालूम होता था जैसे कोई देहाती एडवांस शहरी लड़कियों के दरमियान फंस गया हो। आपका नाम क्या है? अचानक शगुफ्ता ने सवाल किया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन। इमरान ने बड़े वकार और तमकनत से जवाब दिया। हम नहीं मानती, लड़कियों ने बैक वक्त हैरत ज़दा अंदाज में कहा। ना मानिए, आपके ना मानने से मुझे कौन सा बुखार हो जाएगा? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। क्या आप बुरा मान गए हैं? मारूख ने इमरान की नाराज़गी को महसूस करते हुए कहा। आपने मुझे जान कहकर तो नहीं पुकारा? इमरान ने शर्माते हुए कहा। क्या मतलब? लड़की हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उसकी समझ में इमरान का ये फिक्र नहीं आया था। मुझे शर्म आती है, इमरान ने शर्म से दोहरा होते हुए कहा और लड़कियों की हैरत और संजीदगी में इजाफा हो गया। आप बराह मेहरबानी वजाहत करें, मारूख ने संजीदगी से कहा। मेरा मतलब है, मैं क्यों बुरा मानता? बुरा तो वो मानते हैं जिन्हें जान कहा जाए। क्या आपने ये मिसरा नहीं सुना? जान कहकर पुकारा तो बुरा मान गए। इमरान ने शर्माते शर्माते आखिर वजाहत कर दी और लड़कियों पर जो हंसी का दौरा पड़ा तो रुकने में नहीं आ रहा था। इमरान उन्हें उसी बुरी तरह हंसता देकर पहले तो घबरा गया, फिर यकलख्त उस पर गहरी संजीदगी दारी हो गई। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर निकल गया। लड़कियां अब भी बुरी तरह हंस रही थी। उनके कहकों की आवाज़ काफ़ी दूर तक इमरान के कानों में आती थी। वो शायद खुद इनसे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने मौका एक गनीमत जानकर कमरे से बाहर निकलने में फुर्ती दिखाई और वहाँ से सीधा जोसेफ के कमरे में आया। जोसेफ खाना अपने कमरे में खाकर इस वक्त शराब की बोतल मुंह से लगाए हुए था। इमरान दरवाज़ा खोलकर अचानक अंदर दाखिल हो गया। जोसेफ ने जो उसे अचानक अपने सर पर मुसल्लत देखा तो झपट बोतल एक तरफ करके अटेंशन खड़ा हो गया। बॉस, बड़ी अच्छी जगह है, नवाब साहब ने 10 बोतलें भिजवाई हैं। जोसेफ ने दांत निकालते हुए कहा। तो अब इनका कबाड़ा करा कर छोड़ेगा? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। नहीं बॉस, नवाब ग्रेट है, जोसेफ ने सरगोशी के लहजे में कहा। कमाल है, पहले में ग्रेट था, अब नवाब ग्रेट हो गया। कल को कोई तुम्हें 12 बोतलें दे दे तो वो ग्रेट हो जाएगा। जोसेफ, तुमने हमारी तौहीन की है, इमरान ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। नो बॉस, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम तो ग्रेटेस्ट हो बॉस, तुम मेरे बाप हो, बॉस हो मेरे, जोसेफ ने कहा। बस बस, अब ज़्यादा मक्खन न लगाना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जंगल में शिकार खेलेंगे, इमरान ने आंखें घुमाते हुए कहा। शिकार? और इस वक्त यानी रात को? बॉस, क्या तुमने भी बोतल पी ली है? जोसेफ ने हैरतज़दा अंदाज में कहा। अबे उल्लू का शिकार रात को नहीं किया जाता तो क्या दिन में किया जाता है? इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और उसे अपने शिकार की पूरी तफसील बताई और जोसेफ अपनी आंखें यूँ झपकने लगा जैसे वो खुद उल्लू हो और इमरान उसके शिकार पर जा रहा हो। तुम्हारी मर्जी है बॉस, मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात है, उल्लू हमें रात को नजर कहाँ आएगा? आखिरकार जोसेफ ने कंधे झटकते हुए कहा। कोई बात नहीं, हमें उल्लू नजर नहीं आएगा, हम तो उल्लू को नजर आ जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी है, इमरान ने पलके झपकाते हुए कहा। फिर इमरान कपड़े तब्दील करने चला गया। कपड़े तब्दील करने के बाद वो नवाब साहब से मिला और उन्हें हैंड ग्रेनेड, 2 राइफल और कारतूस मुहैया करने के लिए कहा। नवाब साहब ने इस वक्त जंगल जाने से उन्हें रोका, लेकिन इमरान के इसरार पर आखिरकार उन्होंने सामान मुहैया करने की हामी भर ली। क्लब की रौनकें अपने अरूज पर थी। 3 क्रॉस क्लब रियासत प्रेमनगर का सबसे आलीशान, मॉडर्न और महंगा क्लब था। ये अपने अरियां रुक्स, बेहतरीन सजावट और नीम अरियां वेटरों के लिए पूरे मुल्क में दूर दूर तक मशहूर था। जो सियाह भी प्रेमनगर आता वो ज़रूर इस क्लब में हाज़िरी देता। सियाहों का कहना था कि इस क्लब में जाए बगैर प्रेमनगर की सैर मुकम्मल नहीं होती। आज क्लब के ड्राइंग हॉल में तिल धरने की जगह ना थी। हाल में तमाम बत्तियां गुल हो गई और स्टेज की 2 धरिया रोशनी बरकरार रही। तमाम लोगों की नजरें स्टेज पर मरकूज हो गई। चंद लम्हों में हसीनो जमील असापीला स्टेज पर रक्स करने के लिए मौजूद थी। सब लोग असापीला का रुक्स इन हमाक से देखते थे। नौशीना भी असापीला का रुक्स देखने लगी, जो इस इंतहाई मुख्तसर लिबास में थे। दूधिया रोशनी में इसका अरियां जिस्म चमक रहा था। असापीला वाकई ही खूबसूरत जिस्म की मालिक थी। कभी कभार ही कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी। असापीला वाकई ही इंतहाई महारत से नाच रही थी। उसका जिस्म बल खा रहा था और रवां तवां थरक रहा था। नौशीना के चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे और उसने मुंह फेर लिया, लेकिन मुंह फेरते ही चौंक पड़ी। उसके चेहरे का रंग सर्द हो गया, क्योंकि सामने बैठे हुए नौजवान मार्टिन के हाथ में एक खौफनाक रिवॉल्वर था, जिसका दहाना उसे नजर आ रहा था। बाकी रिवॉल्वर पर उसने रुमाल लपेट रखा था।
मिस नौशीना, खामोशी से उठकर यहाँ से बाहर निकल चलिए, वरना। मार्टिन का लहजा इंतहाई तलख था। नौशीना ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा कि अगर मैं ना जाऊं तो। नौशीना ने कहा, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मार्टिन ने तलख लहजे में कहा, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी आहिस्ता थी कि सिर्फ नौशीना तक ही पहुंच सकी। दूसरे लम्हे नौशीना कुर्सी से उठ खड़ी हुई, फिर उसने मेज़ पर से पर्स उठाया और तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई हाल से बाहर आ गई। इसके पीछे मार्टिन भी था। इमरान की जीप जैसे ही घने जंगल में दाखिल हुई, जोसेफ के मुंह से मुसरत भरी किलकारी निकली। जंगल की मखसूस खुशबू ने इसके जिस्म में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। रात के वक्त जंगल बड़ा भयानक मालूम हो रहा था। इमरान ने जीप की हेडलाइट्स बुझा रखी थी। मुख्तलिफ दरिंदों की धाड़ें वक्तन फ़ौक्तन उनके कानों में गूंजती, लेकिन इमरान इन सब से बेपरवाह बड़ी महारत से जीप ड्राइव कर रहा था। जीप तेज़ी से मुख्तलिफ दरख्तों के दरमियान से होती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कभी कभी कोई दरिंदा जीप के आगे से निकल जाता। जीप जंगल के शुमाली हिस्से की तरफ जा रही थी। काफ़ी दूर जाकर इमरान ने जीप एक घने दरख्त के नीचे रोक दी। नीचे उतरो, इमरान ने जीप से उतरते हुए जोसेफ से कहा, और जोसेफ एक छलांग लगाकर जीप से नीचे आ गया। फिर वो दोनों हाथों में राइफलें पकड़े आगे बढ़ता चला गया। बॉस, मुझे तो कोई उल्लू नजर नहीं आ रहा, जोसेफ ने चारों तरफ बगौर देखते हुए कहा। मुझे तो काफ़ी देर से नजर आ रहा है, इमरान ने चलते चलते कहा। कहाँ बॉस? जोसेफ ने हैरत से पूछा। ये जो मेरे साथ राइफल पकड़े आ रहा है, इमरान ने जोसेफ की तरफ इशारा किया। ही बॉस, अगर मैं उल्लू हूँ तो तुम उल्लू के बॉस, यानी ग्रेट उल्लू, जोसेफ ने हंसते हुए कहा। तो इमरान छिप गया। जंगल के फिजा ने जोसेफ का दिमाग रोशन कर दिया था। अचानक चलते चलते जोसेफ ठनक कर रुक गया। इमरान भी उसे रुकता हुआ देखकर ठहर गया। जोसेफ बार बार नाक सुकेड़ कर सूंघ रहा था, जैसे कोई खुशबू सूंघ रहा हो। बॉस, मुझे खतरा महसूस हो रहा है, जोसेफ ने नाक सुकेड़ते हुए कहा। कैसा खतरा? इमरान ने पूछा। बॉस, हमारे नज़दीक कुछ और इंसान भी मौजूद हैं, जोसेफ ने कहा। इंसान? और इस वक्त? भूत वगैरह होंगे, इमरान ने कहा। अचानक एक तेज सन्नाटे की आवाज़ फिजा में गूंज उठी। इमरान ने तेजी से जोसेफ को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और जोसेफ के साथ खुद भी नीचे जा गिरा। कोई चीज़ सन्नाटेदार आवाज़ पैदा करती हुई जोसेफ और इमरान के दरमियान से गुजर गई। जोसेफ ने ज़मीन पर गिरते ही फुर्ती से करवट बदलकर राइफल को कांधे से लटकाया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्बे जंगल एक जोरदार इंसानी चीख से गूंज उठा। फिर एक जिस्म साइड वाले घने दरख्त से नीचे ज़मीन पर गिरा। उसके हाथ से एक पिस्तौल नुमा आला भी गिरा था। जोसेफ करवटें लेकर यहाँ से हट जाओ, दूसरा वार होगा, इमरान ने तभी आवाज़ में कहा। फिर इमरान और जोसेफ तेज़ी से ज़मीन पर करवटें लेने लगे। फिर फिजा में 2-3 बार तेज सन्नाटे की आवाज़ें गूंजने लगी। इमरान और जोसेफ मुतवातर करवटें बदल रहे थे। फिर अचानक इमरान की राइफल से एक शोला निकला और दूसरे लम्हे एक और इंसानी जिस्म एक दरख्त से नीचे आ गिरा। फिर वहाँ खामोशी छा गई। इमरान और जोसेफ एक दरख्त के तने के साथ लगे पड़े थे, लेकिन खामोशी जल्द ही धाड़ में तब्दील हो गई। ये शेर की आवाज़ थी जो शिकार की मुँह पाकर करीब आ गया। खतरा बॉस, शेर हमला करने वाला है, जोसेफ ने दबे अल्फाज में इमरान से कहा। तुम करवटें लेते हुए साथ वाले किसी दरख्त के पीछे छुप जाओ, इमरान ने सर्द आवाज़ में कहा और जोसेफ करवटें लेता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। इमरान दुम साधे राइफल कांधे से लगाए दरख्त के तने के साथ पड़ा था। शेर ने दूसरी धार मारी और उसकी दूसरी धार से इमरान के कान को चुट ली। शेर बिल्कुल करीब आ चुका था। इमरान राइफल के ट्रिगर पर उंगली रखे चीते की ही नज़रों से चारों तरफ देख रहा था। वैसे उनका ज़्यादा ध्यान उसी तरफ था। दूसरे लम्हे उसके जहन में शेर से बचने की एक और तरकीब आई। उसने उठकर दरख्त पर चढ़ना चाहा, लेकिन फिर वो दोबारा नीचे गिर गया, क्योंकि दरख्त पर एक बहुत बड़ा सांप लटका हुआ था। सांप का मुंह उसके सर से तकरीबन 5 फुट ऊपर था और उसकी सुर्ख चमकती हुई आंखें इमरान पर गड़ी हुई थी। इमरान चारों तरफ से गिर चुका था। दरख्त पर सांप इमरान की ताक लगाए हुए था। बाएं तरफ शेर घात में था और बाकी साइडों पर अनजाने दुश्मन थे। इमरान को अपने आसाब में कशीदगी महसूस हुई, लेकिन फिर वो अपनी बेपनाह क़ुव्वत इरादी के बल पर सुकून पुरसकून होता चला गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह इल्म था कि अगर वो ज़रा भी नर्वस हुआ तो मारा जाएगा। दूसरे लम्हे उसे सामने वाली झाड़ियों से 2 सुर्ख बल्ब चमकते हुए नजर आए। वो समझ गया कि ये शेर है। उसने फुर्ती से राइफल कंधे से लगाई और इन बुलबुलों के दरमियान निशाना लेने लगा। दूसरी तरफ लम्हे वो ट्रिगर दबा चुका था। उधर उसी लम्हे शेर ने उस पर चुस्त लगा दी। राइफल ठुस होकर रह गई। वो जाम हो चुकी थी।
इमरान मौत के मुंह में फंस चुका था, लेकिन उसने इंतहाई तेजी से कलाबाजी खाई और शेर ऐन उसी जगह पर आ गिरा जहां 1 सेकंड पहले वो मौजूद था। सूरत हाल को काबू से बाहर देखते हुए वो राइफल फेंक कर उठ खड़ा हुआ। शेर जैसे ही जमीन पर गिरा, अपने शिकार को वहां ना पाकर वो तेजी से घूम गया। अब शेर और इमरान एक दूसरे के सामने थे। इमरान ने बेल्ट से लगा हुआ एक तेज धार खंजर निकालकर बाएं हाथ में पकड़ा हुआ था और अब वो शेर के साथ दो लड़ाई के लिए तैयार था। शेर चंद लम्हों तक उसे देखता रहा, फिर उसकी पिछली टांगें जमीन पर लगी और वो यकदम तेजी से चारों तरफ चक्कर खाने लगा। दूसरे लम्हे शेर ने दोबारा इमरान पर जस्त लगा दी। इमरान फुर्ती से एक तरफ हट गया। उसके हटने का अंदाज ऐसा था जैसे बर्फ लहराई हो। शेर जैसे ही वहां आ गिरा, इमरान ने जुस्त लगाई और दूसरे लम्हे वो शेर की पीठ पर सवार था। उसने दोनों टांगों से शेर के पेट के गिर्द कैंची डाल दी और दायां हाथ शेर की गर्दन के गिर्द लपेट दिया। बाएं हाथ में पकड़ा हुआ खंजर खिंच गई आवाज से शेर के पहलू में घुस गया। शेर भयानक आवाज में दौड़ा। ये सब कुछ एक लम्हे के अंदर हो गया था। शेर ने अपने जिस्म को जोरदार झटका दिया ताकि इमरान को गिरा सके, लेकिन इमरान उसकी पीठ से जूं की तरह चिमट गया। शेर बौखला गया। उसे इस किस्म के शिकार से कभी पाला नहीं पड़ा था। चनाचा घबराहट में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने शायद हैवानी जुबलत के तहत अपने आप को गिराया होगा कि इमरान उसके नीचे आकर पिस जाए। शेर की ये चाल वक्ती तौर पर कामयाब रही, क्योंकि इमरान भी उसके साथ ही जमीन पर गिरा। उसकी दाईं टांग शेर के जिस्म के नीचे आ गई और टांग पर उसे इतना बोझ महसूस हो रहा था जैसे कोई हमालिया उसकी टांग पर आ गिरा हो, लेकिन वो मजबूराना अंदाज में लगातार खंजर मारता रहा। शेर के जिस्म से खून के फुआरे फूटने लगे। दूसरे लम्हे शेर घूम गया। अब इमरान उसके सामने पड़ा था। उसकी टांग मफलूज हो चुकी थी। शेर जख्मी होने के बाद वो भी ज्यादा खसबनाक हो गया था और इमरान को भी महसूस हो गया था कि चंद लम्हे बाद शेर का एक ही थप्पड़ उसकी गर्दन तो उठा लेगा। मफलूज टांग की वजह से वो करवट भी नहीं ले सका था। फिर शेर का पंजा जमीन से उठा। उसी लम्हे इमरान की आंखों के आगे सुर्ख झंडी लहराई और इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में शैतानी रूह हलूल कर गई हो। अब इमरान भी दरिंदा बन चुका था। इमरान के हाथ से खंजर पहले ही गिर चुका था। इमरान के हलक से एक जोरदार आवाज़ निकली। फिर इससे पहले कि शेर का जोरदार थप्पड़ इसके जिस्म पर पड़ता, इमरान बिजली की तरह तड़पा और दूसरे लम्हे वो शेर से लिपट चुका था। इमरान के हाथों में शेर की एक उंगली और एक पिछली टांग आ गई और फिर शेर एक जोरदार धाड़ मारता हुआ फिजा में बुलंद हो गया। इमरान ने शेर को दोनों हाथों के जोर से उठा लिया था। इंसानी ताकत और कुव्वत की इंतहा थी। दूसरे लम्हे इमरान ने शेर को एक झकोला दिया और वो सामने वाले दरख्त से टकरा गया। शेर का सर जोरदार आवाज से दरख्त के तने से टकराया। इमरान अपनी पूरी कुव्वत से लगा चुका था, इसलिए रद्द अमल के तौर पर इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। फिर वो फिजा में हाथ मारता हुआ लहरा कर जमीन पर आ गिरा। वो बेहोश हो चुका था। शेर अब तकलीफ की वजह से मुसलसल धाड़े मार रहा था। वो दरख्त से टकराने के बाद एक दफ़ा फिर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो इमरान पर जुस्त करता, फायर की आवाज़ से जंगल गूंज उठा। गोली शेर का दिमाग फाड़ती हुई गुजर गई और शहर लहरा कर वहीं गिर गया। वो चंद लम्हे तड़पने के बाद ख़त्म हो गया। इमरान और शेर एक दूसरे से 5 फुट के फासले पर पड़े थे। इमरान बेहोश पड़ा था। शेर मर चुका था। ये गोली जोसेफ की राइफल से निकली थी, जो वहाँ से 20 फुट और एक दरख्त के तने के पीछे मौजूद था। जोसेफ ने इससे पहले भी शेर पर गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बार बार रुक गया था, क्योंकि इमरान और शेर एक दूसरे से इस अंदाज में लिपटे हुए थे कि उसे खतरा था कि कहीं गोली इमरान को न लग जाए। अब जैसे ही शेर इमरान से दूर हुआ तो उसने फायर कर दिया। गोली ठीक निशाने पर लगी और शेर, जो पहले ही इमरान के हाथों काफ़ी जख्मी हो चुका था, एक गोली से ख़त्म हो गया। जोसेफ इमरान की तरफ भागने ही लगा था कि अचानक ठटक कर रुक गया, क्योंकि एक राइफल की नाल उसकी पुश्त पर लग चुकी थी। चुपचाप राइफल फेंक दो। अंधेरे में उसे अपनी पुश्त से एक सर्द आवाज़ सुनाई दी। उसने एक नज़र दाएं बाएं देखा। 3 इंसानी साए राइफलों का रुख उसकी तरफ किए खड़े थे। न जाने अचानक यहाँ से कहाँ से आ टपके थे। जोसेफ ने राइफल फेंक दी। बाईं तरफ मुड़कर चलो। वही सर्द आवाज़ दोबारा गूंजी और जोसेफ एक नज़र बेहोश इमरान पर डालकर बाईं तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान होश में आ गया। उसने आंखें खोली, लेकिन हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक लम्हे तक वो बेख्याली की हालत में रहा। फिर उसकी नज़रों के सामने पिछला मंजर घूम गया। दूसरे लम्हे वो मुकम्मल तौर पर होश में आ चुका था। वो फुर्ती से उठा, लेकिन लड़खड़ा गया। उसकी दाएं टांग में शदीद दर्द हो रहा था।
लेकिन वो संभल गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ शेर की लाश की तरफ बढ़ा। शेर की लाश के करीब वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने हिप पॉकेट से एक पेंसिल टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी में इसने देखा कि शेर के जिस्म पर खंजर से 22 निशान थे, लेकिन शेर की मौत इस गोली की वजह से हुई थी जो उसके दिमाग में घुस गई थी। वो समझ गया कि ये कारनामा जोसेफ का होगा। जोसेफ का ख्याल आते ही उसने हैरत से चारों तरफ देखा, लेकिन जोसेफ उसे कहीं नजर न आया। उसने 2-3 आवाज़ें भी दी, लेकिन जोसेफ गायब था। इधर उधर देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि जोसेफ गायब हो चुका है। उसने फिर टॉर्च की मदद से इधर उधर इन लाशों को तलाश किया जो जोसेफ और उसकी गोलियों से दरख्तों से गिरे थे, लेकिन वहाँ किसी चीज़ का कोई नामो निशाना था। ना ही लाशें थी, ना ही कोई हथियार, ना चार, और ना ही वापस अपनी जीप की तरफ मुड़ा। उसकी राइफल भी गायब थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी जीप तक पहुंच गया। उसने एक नज़र जीप के अंदर डाली और स्टीयरिंग संभाल लिया। जीप मुड़ी और फिर तेजी से भयानक जंगल में भागने लगी। वो मजहूल सूरत नौजवान जिसने नौशीना को अपना नाम मिर्जा इशफाक अहमद बताया था, तेज कदम उठाता हुआ क्लब के मेन गेट से बाहर निकल आया। अब इसका रुख पार्किंग शेड की तरफ था। पार्किंग के शेड में एक मोटरसाइकिल मौजूद था। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और गोली की रफ्तार से इसका मोटरसाइकिल सड़क पर आ गया। रात का वक्त था, सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। वो मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ाता चला गया। उसका रुख शहर की वस्ती आबादी की तरफ था। ये आबादी दरमियाने दर्जे के मकानात पर मुश्तमिल थी कि अचानक एक मोड़ मुड़ने पर उसे ताकुब का एहसास हुआ। उसने मोटरसाइकिल के बैक मिरर में स्पोर्ट कार का ह्योला देखा। वो काफ़ी देर से इस कार को अपने पीछे देख रहा था, लेकिन पहले उसने ख्याल नहीं किया था। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि ये कार ताकुब में है। चनाचा उसने मोटरसाइकिल तेज़ी से एक और सड़क की तरफ मोड़ दिया, लेकिन खिलाफ तवक्को कार सीधी गुजरती चली गई। मिर्ज़ा ने इत्मीनान का सांस लिया और फिर मुख्तलिफ सड़कों से घूमता हुआ वो वहादत कॉलोनी के एक मकान के सामने जाकर रुक गया। उसने जेब से चाबियां निकाली और ताला खोलकर दरवाजे को धकेला। फिर मोटरसाइकिल को भी वो मकान के अंदर ले गया। उसे मोटरसाइकिल स्कैन करने के बाद दोबारा दरवाज़ा बंद किया और फिर मकान का सहन पार करके अंदर वाले कमरे में आया। इस कमरे में भी मामूली साजो सामान था। कमरे के एक तरफ पलंग बिछा हुआ था। पलंग के साथ एक छोटी सी मेज़ और इसके इर्द गिर्द 3 कुर्सियाँ थीं। मिर्ज़ा सीधा सामने वाली अलमारी की तरफ बढ़ा। उसने अलमारी खोली और अलमारी में रखा हुआ सस्ता सा बीबी कैमरा उठाया और उसे लाकर मेज़ पर रख दिया। उसने जेब से कागज़ की एक गोली निकाली और उसे खोलकर एक दफ़ा फिर पढ़ने लगा। इस पर 4 हिस्सों का एक नंबर दर्ज था। उसने कैमरे की पुश्त पर लगा हुआ बटन दबाया। कैमरा 2 हिस्सों में मुनक़सम हो गया। एक हिस्से में तो कैमरे की लेंस वगैरह फिट थे, दूसरा हिस्सा वैसे बंद था। उसने कोने में लगा एक छोटा सा क्लिप खींचा तो वो हिस्सा भी खुल गया। उसके अंदर इंतहाई बारीक लेकिन नफीस तरीन मशीनरी फिट थी। उसने मशीनरी का एक छोटा सा लीवर घुमाना शुरू कर दिया और फिर सामने लगे हुए एक छोटे से डायल में सुई हरकत करने लगी। उसने कागज़ पर लिखे हुए नंबर को एक बार फिर पढ़ा और फिर सुई घुमाकर उसी नंबर पर सेट कर दी। नंबर सेट करने के बाद उसने साथ लगे हुए एक छोटे से सुर्ख रंग के बटन को दबाया। मशीन में से हल्की हल्की सूसों की आवाज़ें आने लगी। एक लम्हे बाद सूसों की आवाज़ें आना बंद हो गई। उसने आहिस्ता से मिनमिनाती हुई आवाज़ में कहा, शैतान स्पीकिंग। नंबर 2 स्पीकिंग। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कोड। मिर्ज़ा ने कहा, 10 करोड़ में 2 शैतान। दूसरी तरफ से वही आवाज़ आई, ओके। नंबर 2 मिशन की क्या पोजीशन है? मिर्ज़ा ने कहा, काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है बॉस। नंबर 2 ने कहा, पॉइंट 14 मुकम्मल हो गया है। मिर्ज़ा ने कहा, यस बॉस, आज वो मुकम्मल हो गया है। नंबर 2 ने कहा, कल मैं मुआयने के लिए आऊँगा। पॉइंट 0 पर मुझे मिलना 12 बजे के बाद। मिर्ज़ा ने कहा, ओके सर, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। नंबर 2 ने कहा, ओके, ओवर एंड ऑल। मिर्ज़ा ने सुर्ख रंग का बटन दबाते हुए कहा। फिर उसने दोबारा क्लिप खींचा। फिर उसने कैमरे के दोनों हिस्सों को छोड़कर रख दिया। अब वो सुस्ता सा कैमरा था जिसे देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि सस्ते कैमरे में जदीद और फ़ोन टाइप ट्रांसमीटर मौजूद होगा। कैमरे को उठाकर उसने दोबारा अलमारी में रख दिया और फिर अलमारी से एक किताब उठाकर कुर्सी पर आ बैठा। अभी उसे किताब पढ़ते थोड़ी ही देर हुई होगी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मिर्ज़ा ने चौंक कर किताब मेज़ पर रख दी। कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर एक नज़र डाली और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक तवीलुल कामत लेकिन दुबला पतला नौजवान खड़ा था। आइए मिस्टर तालिब, मिर्ज़ा ने वापस मुड़ते हुए कहा और वो नौजवान अंदर दाखिल हो गया।
उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर एक दूसरे के पीछे कमरे में आ गए। तशरीफ़ रखिए, मिर्ज़ा ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और तालिब कुर्सी पर खामोशी से बैठ गया। एक लम्हे तक वो बगौर एक दूसरे को देखते रहे। शैतान, तालिब ने मुस्कुराते हुए कहा। 10 करोड़ में 2 शैतान। तालिब के चेहरे पर इत्मीनान झलकने लगा। मुआफ़ करना, मुझे शक गुजरा था, इसलिए मैंने इत्मीनान ज़रूरी समझा। तालिब ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हमें अपने साय से भी होशियार रहना चाहिए, मिर्ज़ा ने कहा। मिशन कहाँ तक मुकम्मल हुआ है? तालिब ने मिर्ज़ा से पूछा। अभी तो 20% मुकम्मल हुआ है। पॉइंट 14 तो आज मुकम्मल हो गया है, मिर्ज़ा ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब यह है कि काम खासी तेज़ रफ्तारी से हो रहा है। तालिब ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। मिस्टर तालिब, क्या आप मुझ पर तंज कर रहे हैं? ये मत भूलिए कि हम दोनों एक ही जैसे इख्तियारात के हामिल हैं और हम दोनों अलहदा अलहदा मिशन पर काम करने के लिए यहाँ आए हैं, मिर्ज़ा ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा। ओह नो मिर्ज़ा, आप ख्वामख्वाह गलत फहमी में मुब्तला हो रहे हैं। मेरा मकसद दर हकीकत तारीफ़ ही था, तंज नहीं, तालिब ने हंसते हुए कहा। तब ठीक है, मैं समझा कि आप तंज कर रहे हैं, मिर्ज़ा ने भी हंसी में शरीक होते हुए कहा। Like, comment, share, press the bell icon.